हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत मिश्रा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी की है और उसके बाद मैंने जितने भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्ट क्लियर इंस्टीट्यूट्स में अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छे पोजीशन पे पढ़ा है। इवन मैंने इनकॉर्पोरेट किया है बहुत अच्छे काम में, लाइक यू कैन से मेकिंग ऑफ टेस्ट सीरीज एज वेल एज इन मेकिंग ऑफ सम रैंकर्स मटेरियल। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपना कैरियर हम टीचिंग में परस्यू करते जा रहे हैं। अभी अगर मैं बताऊं कि केमिस्ट्री में मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, तो केमिस्ट्री में मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, आई कैन मेक योर केमिस्ट्री वेरी इजी। अब केमिस्ट्री मेरी नज़र में बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट बच्चों को बहुत मुश्किल सिर्फ इसलिए लगता है बिकॉज वो चीज़ों को मगअप कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। वो डेफिनेशन केमिस्ट्री में क्या, लाइन का इंटरप्रिटेशन और लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। दे वॉन्ट टू रियलाइज इट लाइक फिजिक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में एक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन की आपको अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन माई, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दिस होल केमिस्ट्री जर्नी आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई योर केमिस्ट्री एंड मेकिंग इट वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। नाउ लेट्स फॉलो सम स्टेप्स कि हमें क्या क्या करना है। ऑब्वियसली इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, मेंस और नीट्स, अगर हम कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई सजेस्ट यू टू फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी एक बहुत ही अच्छी हॉली बुक है, ये हमारी भगवद गीता है और इसका पाठ कम से कम एक साल में 3-4 बार करें। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरा एडवाइस सबको ही रहता है कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी करिए, मेंस और नीट के लिए एग्जाम्पलर साथ में सॉल्व करिए। और अगेन मेरा यही कहना है कि 4 अलग बुक करने से बेटर है आप एक बुक 4 बार करिए। एवरी टाइम जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो इट विल गिव यू अ बेटर इंसाइट और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देन प्लीज़ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर करिए, दे आर वेरी कंसेप्चुअल्स और ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत इम्प्रूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग बोर्ड्स। अगर हम बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या है, बोर्ड्स प्रिपेयर करने के 2 ही तरीके हैं, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनके अलावा कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग। आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिनिश ऑन टाइम। अगर आप चैप्टर्स टाइमली फिनिश नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस टाइमली फिनिश नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद यू स्टार्ट जस्ट मगिंग अप या कुछ भी रैंडम करने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन गैदर होती जाएगी, बट आपको उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इस जर्नी में मैं पूरे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को ईजी करते हुए कोशिश करूँगा। इवन अगर आपने मुझे फॉलो किया तो यू कैन ईजिली स्कोर वेल मार्क्स इन मेंस एंड नीट्स। एज मेरे स्टूडेंट्स ने नीट्स में इस साल बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी का एवरेज 160 to 170 सभी ने स्कोर किया है, और मेंस में भी सब केमिस्ट्री में ईजिली 80 to 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं। सो अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप मेंस और नीट्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जर्नी को। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ऑर्गेनिक का मैं बेसिक वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, 12th में यूज़ होता है, एंड बेसिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मीनिंग क्या है। We all know that hello means halogen। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजेंस। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन है CnH2n, अगर सब्सटीट्यूएंट है तो +1, हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज एल्केन्स। तो यू कैन से हेलो एल्केन्स जनरली रिप्रेजेंटेड alkyl group attached with halogen। then हेलो एरीन्स का क्या मीनिंग है, हेलो एरीन्स का मतलब है एराइल पार्ट। एरोमेटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है बेंजीन। वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक रिंग इज बेंजीन। बेंजीन इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। आप इसे किसी एराइल ग्रुप से कनेक्ट कर दीजिए तो अगेन वी कॉल इट एज एराइल हैलाइड। हम इसे क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर व्हेन हेलोजेंस, जब हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एल्काइल ग्रुप से जुड़े होंगे या बेंजीन ग्रुप से जुड़े होंगे। नाउ
अब हम हेलोजेंस को क्लासीफाई करते हैं। हेलोजेंस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मीन्स एज द नेम सजेस्ट कि हाइड्रोकार्बन चेन में कितने हेलोजेंस हैं। अब वो हेलोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3 और इट कैन बी मोर देन 3, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक हेलोजन अटैच्ड होता है तो वी कॉल इट एज मोनोक्लोरिनेटेड, हम उसे बोलेंगे मोनोक्लोरिनेटेड, वी कॉल इट एज मोनोक्लोरिनेटेड। अगर 2 क्लोरीन लगे हैं तो वी कॉल इट एज डाइक्लोरिनेटेड, अगर 2 क्लोरीन लगा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाइक्लोरिनेटेड। एंड अगर 3 कनेक्टेड है तो वी कॉल इट एज ट्राइक्लोरिनेटेड। अब आप बोलेंगे सर इट इज़ वेरी बोरिंग, ये तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, तो कन्फ्यूजन आ जाता है बच्चों को कि मोनो सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है, डाई सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है। तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को अगर सिर्फ एक हेलोजन कनेक्टेड है इसके साथ RCH2X, एक ही हेलोजन कनेक्टेड है, तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मोनो सब्सटीट्यूटेड। एक हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूटेड हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ किससे, एक हेलोजन से, तो वी कॉल इट एज मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्काइल हैलाइड, वी कॉल इट एज मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं हेलो एल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। नाउ अब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे हेलो एल्केन्स को, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स अगर कार्बन बना रहा है तो इट कैन बी सिंगल बॉन्ड, इट कैन बी डबल, इट कैन बी ट्रिपल। तो सबसे पहले अगर हम बोलते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप को हमने R से रिप्रेजेंट किया है, देन इधर H और यहाँ पे आ गया हेलोजन X। यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है, अगर आपको पहले ही पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसे लर्न कर लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है तो हम इसे लर्न करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने वाले हैं तो हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। मीन्स आप बस नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इट मीन्स 4 ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग। तो 4 ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली S तो एक ही होता है, ये दिखाई नहीं दे रहे, चेंज कर लेते हैं। ऑब्वियसली S तो एक ही होता है और 3P, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अभी हम क्लासीफाई करेंगे हेलोजेंस को ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज या ऐसे एल्काइल ग्रुप्स जिसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड है। नाउ अब सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाम से पता चल रहा है, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है तो हम उसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 2 से डायरेक्टली लिंक है तो वी कॉल इट एज 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 3 से डायरेक्टली लिंक है तो वी कॉल इट एज 3 डिग्री कार्बन। तो लेट्स अंडरस्टैंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। CH3 CH2, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ बिकॉज आपको ईजिली समझ आए कि कोई कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से कि एक रैंडमली हमने कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन लिखी है और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये एल्काइल हैलाइड बिल्कुल नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है मीन्स एल्केन है। तो जस्ट मैं इसे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पता हो। तो अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लिंक है। यहाँ पे कई बार बच्चा ये सोचता है, जनरली बच्चा ये सोचता है कि ये 1 कार्बन कनेक्टेड है 1 2 3 4 कार्बन से। नो, ये सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन पहला कार्बन तो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो कई बार बच्चा जब गलत सोचता है तो यही सोचता है कि एक कार्बन 4 से जुड़ा है। तो हम देखेंगे डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन, डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है। तो जस्ट यहाँ पे ये हो गया 1, ये डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, दैट्स वाई हम इसे बोलने वाले हैं 1 डिग्री कार्बन। अब आप सेकेंड कार्बन को देखिए, अगर हम सेकेंड कार्बन को देखते हैं तो सेकेंड कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है, तो हम इसे बोलेंगे 2 डिग्री। तो देखिए नाम से ही समझ आ रहा है 3 डिग्री, अगर कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से लिंक है, बट ये वाला तो 4 से लिंक है, तो वी कॉल इट एज 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वाटरनरी, बिकॉज स्टूडेंट कहते हैं सर 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, तो 4 डिग्री को क्या बोलने वाले हैं, क्वाटरनरी बोलने वाले। नाउ दिस कार्बन इज अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 कार्बन, तो वी कॉल इट एज 3 डिग्री। तो सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ अब इसके बाद हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जस्ट कोई भी ग्रुप लिखा हुआ है तो आप देखिए वो कौन से डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं आप मुझे इन तीनों एल्काइल हैलाइड में डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 एल्काइल हैलाइड्स, इन तीनों एल्काइल हैलाइड में डिफरेंस बताइए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन दिस केस क्या होगा, देखने में ये डिफरेंट लग रहे हैं, बट आप देखिए कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है। अगेन रिपीट कर रहे हैं बात को ताकि आपको यह समझ आने लगे धीरे धीरे। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 कार्बन से, तो यू कैन से ये 1 डिग्री कार्बन हो गया है। ये वाला कार्बन भी डायरेक्टली 1 से लिंक है, तो वी कैन कॉल इट एज ये भी 1 डिग्री है। ये भी डायरेक्टली 1 से लिंक है, तो यू कॉल इट एज 1 डिग्री। तो इन सभी एल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, दे आर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और यू कैन से इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो आई होप आपको समझ आया, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ऑल आर कनेक्टेड विद 1 कार्बन, इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। तो अगेन आप ब्रांचिंग को ना देखें, ये देखें कि कार्बन डायरेक्टली किससे लिंक है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंडरी। अगर कोई सेकेंडरी कार्बन से लिंक है ग्रुप, अगर सेकेंडरी कार्बन से एल्काइल हैलाइड कनेक्टेड है, इफ एल्काइल हैलाइड इज कनेक्टेड विद सेकेंडरी कार्बन, तो एवरी टाइम इंपॉर्टेंट है कि वो जो ग्रुप है, इट कैन बी X और इट कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी फ्लोरीन, वो जिससे भी जुड़ा हुआ है वो कैसा है। अगर वो यू कैन से वो ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसे कि अब मेरे इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप सभी समझ चुके हैं कि ये कार्बन डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री है, ये भी डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन भी डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। नाउ ये बहुत बेसिक है, अगर बच्चों को यही बात पता होती है तो वो नॉर्मली क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं। जनरली बोर्ड्स के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत देती हैं। सर प्राइमरी क्या होता है, सर ये भी तो प्राइमरी होता है, आप बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाते हो। तो हमेशा मैटर कर रहा है कि कनेक्शन किससे हो रहा है, कि तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए क्या हुआ, इसको मैं बोलूँगा कि इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप लिख भी लोगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि हेलोजन अटैच्ड विद विच कार्बन, हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड विद विच कार्बन, किस कार्बन से अटैच्ड है, इस बेसिस पे आप देखेंगे। नाउ सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं CH3 ऊपर CH3, यहाँ भी CH3 और इधर आ गया, इट कैन बी आयोडीन। ये कार्बन 3 डिग्री है, तो दिस एल्काइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो नाउ
इस स्ट्रक्चर को ब्रेन में रखते हैं हम, इस वजह से हम मिस्टेक कर जाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर के साथ? वी डिड मिस्टेक विद स्ट्रक्चर लाइक दिस। इनके बीच में क्या डिफरेंस है समझते हैं। ये कार्बन डायरेक्टली 1 से लिंक है तो इट इज़ 1, तो इट इज़ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये क्या है हमारा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और ये क्या है हमारा? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। बिकॉज कॉमन नेम्स आने वाले हैं, इसी बेसिस पे कॉमन नेम्स को क्लासीफाई करते हैं, लिखते हैं। दैट्स वाई हम इसको इतना डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा लेक्चर खत्म हो तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आए और आपको ऐसा ना लगे सर ने एनसीईआरटी में से कुछ भी मिस किया है। इसलिए मैं एनसीईआरटी की एक एक चीज़ डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, सो दैट आपके धीरे धीरे कंसेप्ट छोटे छोटे ऐड होंगे, इट बिकम्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, मेरे से बच्चे क्या पूछते हैं, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं होता। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजी कॉन्सेप्ट एंड टफ? इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है? इजी क्वेश्चन में डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट पूछा होता है, टफ क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट पूछे होते हैं। मतलब अगर आपको 5 कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं तो दे मेक 5 डिफरेंट इजी क्वेश्चंस। तो जब आप 5 आसान सवाल कर सकते हैं तो एक टफ भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर है। नाउ अब हम क्लासीफाई करते हैं फर्दर। पहले तो थे जो कंपाउंड्स कनेक्टेड थे किससे? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। नाउ अब हम चेक करेंगे किससे कनेक्टेड है। नाउ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2। तो अब अगर sp2 से कनेक्टेड है तो अब sp2 से अगर कनेक्टेड है हमारा, सॉरी sp3 ही होगा अभी उसके और टाइप्स। तो sp3 से कनेक्टेड के एक और टाइप हमारा क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अब आप देखिए, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है? लर्न दिस, वी कॉल इट एज एलाइल कार्बन। ये भी बच्चों को बहुत डाउट आता है कि एलाइल कार्बन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्डेड से अगर नेक्स्ट कार्बन है तो ऐसा नहीं है कि एलाइल कार्बन एक ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलाइल कार्बन एक होगा। एलाइल कार्बन डबल बॉन्ड के सारे तरफ काउंट होते हैं। मीन्स अगर इसमें पूछा जाए एलाइलिक कार्बन कितने हैं तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाएगा? एलाइलिक। तो एलाइलिक कार्बन से कनेक्टेड एल्काइल हैलाइड क्या कहलाएगा हमारा? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा? एलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ आ गया तो मैं बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कितने एलाइलिक कार्बन हैं, नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन। तो हमें पता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन तो ये एलाइलिक हो गया। देन इसके बाद ये एलाइलिक है, इससे नेक्स्ट ये भी एलाइलिक हो गया, ये भी एलाइलिक हो गया, ये भी एलाइलिक हो गया। ध्यान रहे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक होता है, उसके बाद वाला एलाइलिक कार्बन नहीं होता। ये मत सोचना कि ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, 2 एलाइलिक कार्बन है। तो अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चंस में, और अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें मेंशन भी है। अब अगर कोई एलाइलिक कार्बन से ग्रुप कनेक्टेड है, अगर कोई एलाइलिक कार्बन से ग्रुप कनेक्टेड है, कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप, हम उसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। क्या कहेंगे हम उसको? एलाइलिक हैलाइड्स। तो ये भी एलाइलिक हैलाइड है, ये भी एलाइलिक हैलाइड है। एंड यू कैन से अगर हम कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं तो अगेन इट इज एलाइलिक हैलाइड। एक हैलोजन का एग्जांपल लिख लेते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दे आर एलाइलिक हैलाइड्स। नाउ अब और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? और पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट इज बेंजाइलिक। बेंजाइल क्या होता है? इसमें थोड़ा सा कॉमन नेमिंग का रोल आ जाता है, तो थोड़ा सा हम कॉमन नेमिंग भी यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं। कार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन, अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट होता है
तो वी कॉल इट एज टॉलीन। टॉलीन इज कॉमन नेम, टॉलीन क्या है, कॉमन नेम है। एंड अगर एक हाइड्रोजन मिस कर देते हैं किसी भी वजह से, अगर एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है, लेट से अभी हैलाइड्स पढ़ रहे हैं तो इसे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, फ्लोरीन से, तो अगर फ्लोरीन से सब्सटीट्यूट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे हम इसे, बेंजाइलिक। और फ्लोरीन लगा हुआ है तो बेंजाइलिक कार्बन को इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, बेंजाइल फ्लोराइड। तो क्या होता है, जैसे आप बोर्ड्स में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में सीधे वर्ड आता है कि राइट बेंजाइल क्लोराइड, आपको क्या लिखना है, बेंजाइल क्लोराइड लिखना है। तो CH2Cl इसका नाम क्या हुआ, बेंजाइल क्लोराइड। वाई वी कॉल इट एज बेंजाइल क्लोराइड, हम इसे बेंजाइल क्लोराइड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। नाउ कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उन्हें क्या लगता है ये कार्बन भी डबल बॉन्ड के बाद है तो ये एलाइलिक भी है। नो, बेंजाइलिक कार्बन कैन नॉट बी एलाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन एलाइलिक कार्बन नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिए। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपको बोलूँगा ये स्टेटमेंट याद रखिए, बिकॉज ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पलर में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, एंड यू वुडंट बिलीव ये मेंस एंड नीट में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो एनटीए ने भी पूछा है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट याद रखिए, बेंजाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक कार्बन आर डिफरेंट। बेंजाइलिक कार्बन आर डिफरेंट देन, जो बेंजाइलिक कार्बन है वो डिफरेंट है किससे, एलाइलिक कार्बन से। तो नेवर मिसअंडरस्टूड, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि बेंजाइल एंड एलाइल आर सेम, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद आ रहा है। बेंजाइल आर डिफरेंट, एलाइल आर डिफरेंट, एनसीईआरटी क्लियरली इस बात को मेंशन करती है। आप एनसीईआरटी में चेक भी कर सकते हैं कि बेंजाइल कार्बन अलग है, एलाइल कार्बन अलग है। ऐसा नहीं कि ये डबल के बाद आ रहा है तो वी कैन कॉल इट एज एलाइल ऑल्सो, बिकॉज डबल बॉन्ड के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बेंजीन है। क्या है ये, बेंजीन। तो हमने क्लासीफाई किया, तो एक बार समराइज कर ले अगर हम फटाफट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड को अगर हम क्लासीफाई करें तो हमें समझ आया कि सबसे पहले तो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एलाइल, नेक्स्ट इज एलाइल, एंड आफ्टर दैट वी कैन से बेंजाइल। नेक्स्ट क्या हो गया, बेंजाइल। तो यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है कि कौन से बॉन्ड, मतलब सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोलूँ, जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अगर हेलोजन कनेक्टेड है तो वो तीन टाइप के हो सकते हैं, बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो अगेन जैसे हमने लास्ट में, हमें अगर नहीं भी पता है तो उस स्टेटमेंट को हम याद कर लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो लेट्स से अगर मैं बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड C और इधर कोई हेलोजन कनेक्ट कर दिया लाइक Br, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, विनाइलिक हैलाइड्स को समझने वाले हैं। व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो विनाइलिक हैलाइड हमारा क्या होगा, व्हेन डबल बॉन्डेड कार्बन हैज हेलोजन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज डायरेक्टली अटैच्ड, ये क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है विद डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो अगेन जैसे मैं बोल रहा था केमिस्ट्री इज वेरी इजी, बट हम छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखते हैं। केमिस्ट्री बहुत आसान है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखते। जैसे हम विनाइल और एलाइल में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बोलता हूँ कुछ टाइम बाद आपको डाउट आएगा कि विनाइल डबल बॉन्ड कार्बन था या एलाइल डबल बॉन्ड कार्बन था, तो मैं कहता हूँ ऐसे याद रखो, एलाइल शुरू होता है ए से, मतलब एक, मतलब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा
और बाद में डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ऑल्टरनेट डबल सिंगल से होगा तो वो एलाइल होगा। तो ए फॉर एक, तो डबल बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड फिर कार्बन से जुड़ेगा तो एलाइल है। मतलब डबल बॉन्ड के बाद अगर कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ेगा तो उसे एलाइल कार्बन बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्डेड से कार्बन है उसको बोला जाए कि क्या बोलेंगे, तो ए से एक और ए से जिसमें ए नहीं होगा वो दो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल बोलेंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइलिक ब्रोमाइड। तो विनाइलिक कार्बन क्या हुआ, जिसमें डबल बॉन्डेड है। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने रूल याद किया था, बार बार मैं ये रूल इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट आपको याद होता जाए। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जो पहला बॉन्ड बनेगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा होगा, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा होगा। तो यहाँ इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3। अब जो दूसरा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पाई। अगर इसका तीसरा बॉन्ड होता तो वो भी क्या होता, पाई। तो यू कैन से इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में, एक s और 2 p, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। दैट्स वाई हमने बोला है अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है तो वी कॉल इट एज विनाइलिक हैलाइड्स। आई एम रिपीटिंग कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन लर्न एंड मेमोराइज इट ड्यूरिंग द क्लास। मैं चाहता हूँ कि जितनी बार टॉपिक आ रहा है उतनी बार कॉन्सेप्ट सुन के आपको याद हो जाए, ताकि क्लास के बाद आप सीधे क्वेश्चंस ही कर सकें। नाउ सर वाई यू आर डिस्कसिंग दीज बेसिक्स, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उनमें यही पूछा गया है कि बेंजाइल अल्कोहल कौन है, बेंजाइल क्लोराइड क्या है। सोचिए इतने इजी क्वेश्चंस भी आए हैं। नाउ एराइल हैलाइड, ये तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल है। एरोमेटिक क्या होता है ये हाइड्रोकार्बन में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, या फिर आगे अभी एराइल हैलाइड पढ़ेंगे तो वहाँ भी थोड़े से कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एराइल हैलाइड, यहाँ पे बेंजीन से अगर कोई हेलोजन कनेक्टेड है एंड दिस हेलोजन कैन बी, ये हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। बट अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो देखिए अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे, पहला बॉन्ड 2 एटम के बीच में सिग्मा, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, तो इट हैज़ 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स क्या हुए हैं इसमें, मिक्स्ड। अब 3 ऑर्बिटल्स मिक्स्ड हुए हैं तो इट इज ऑलवेज 1s, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब 2 more is required, sp2 hybridized। तो again aryl halide are example of sp2 hybridized carbon halogen bond. Now these are some IUPAC namings। IUPAC naming वैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर भी कुछ छोटे तरीके से कुछ शॉर्ट रूल्स बना के आपको यहाँ पे रिवाइज करना चाहता हूँ। वैसे IUPAC नेमिंग का हाइड्रोकार्बन में एक अलग वो चैप्टर बनेगा, या मैं IUPAC नेमिंग का अलग वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे IUPAC नेमिंग आ रहा है तो मैं फिर भी शॉर्ट में 2-3 रूल्स बता के चाहता हूँ कि आप IUPAC नेमिंग अटेम्प्ट कर सकें। ये रूल सभी को पता होता है, लॉन्गेस्ट चेन इज मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होती है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, लोएस्ट सेट रूल, ये सब पता होता है, बट इसे हम कुछ टेक्निक्स में चेंज करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहले ही ग्रुप देखा है, CH3 CH2 CH2Br, CH3 CH CH3 CH3 CH CH2 Cl। इस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादातर, मेरा जो पर्पस था इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का NCERT के, वो था टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में क्या होगा, हम हमेशा एल्काइल ग्रुप को एज अ सब्सटीट्यूएंट लेते हैं। एन प्रोपाइल का मतलब क्या हुआ, वी हैव जस्ट स्ट्रेट चेन। अगर कभी किसी फंक्शनल ग्रुप से स्ट्रेट चेन कनेक्टेड होती है तो वी यूज वर्ड स्मॉल एन, नॉर्मल चेन, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपाइल। क्या नाम हो गया इसका, एन प्रोपाइल। नाउ
अब अगर कभी भी मिथाइल के बाद अगले कार्बन पे, मतलब मिथाइल से नेक्स्ट कार्बन पे कोई ग्रुप कनेक्ट होता है तो वी यूज वर्ड आइसो। क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो। बट स्टूडेंट बोलेंगे सर ये 2 डिग्री भी तो है, क्योंकि डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो कांट वी से इट सेकेंडरी ऑल्सो? क्या हम इसे सेकेंडरी कह सकते हैं? यस, ये सेकेंडरी भी है। तो अगर इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोले दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आइसोप्रोपाइल इज मोर करेक्ट, क्योंकि आइसोप्रोपाइल उस डेफिनेशन से मैच कर रहा है। 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नाउ अगेन देखिए, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और कॉमन नेम में एक रूल है कि कोई मेन चेन जैसा रूल नहीं होता कि मेन चेन प्रिंसिपल चेन में कितनी चेन है। कॉमन नेम में हम सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एज वेल एज 4। अब ये मत सोचना कि सर आपने ये रैंडम नंबरिंग क्यों की है। एक्चुअली आई एम काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन्स, कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसलिए इसे रब भी कर देता हूँ कि कभी कल को आपको लगे कि सर ने नंबरिंग की है। मैं आयुपैक नेमिंग बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ आपको, कॉमन नेम। तो 4 कार्बन है, सेकंड पे मिथाइल है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेंजीन से कोई ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है, यूज वर्ड बेंजीन, डायरेक्टली यूज करिए बेंजीन वर्ड एज अ वर्ड रूट। तो देखिए बेंजीन बेंजीन बेंजीन, ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया। नाउ सिंपल ब्रोमीन लगा है तो इट्स नेम इज ब्रोमोबेंजीन। अगर ऑल्टरनेट पोजिशन, नाउ केमिस्ट्री इज व्हाट? केमिस्ट्री इज समटाइम कलेक्शन ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। कुछ इंग्लिश के आसान शब्दों को केमिस्ट्री में मुश्किल बनाया गया है। जैसे ये अगर हम ब्रोमीन देखें तो ये ऑल्टरनेट है, तो केमिस्ट्री में ऑल्टरनेट वर्ड को मेटा कहा जाता है। केमिस्ट्री में ऑल्टरनेट वर्ड को क्या कहा जाता है? मेटा। एंड अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो इसको मैं अगर इस तरीके से अलग से बनाऊं तो इट इज सिमेट्रिकल। ये क्या है? सिमेट्रिकल है, इक्वल डिवीजन है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, बिकॉज वी कैन डिवाइड इट इक्वली, हम इसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, पूरी सिमेट्री है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। नाउ आयुपिक नेमिंग में तो सिंपल रूल है, आपको मेन चेन कंसीडर करना है और वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, और उसमें आप प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है हमें, तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा? ये 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा लाइक दिस। मैं सिंपली बोलूँगा कि आपको कभी भी काउंटिंग करनी है, कभी भी आपको काउंटिंग करनी है एंड यू आर नॉट श्योर कि कहाँ से काउंट करना है, तो आप इसे समराइज कर सकते हैं, ऑलवेज काउंट फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग इज नियरर। हमेशा वहाँ से काउंट करिए जहाँ से ब्रांचिंग पास में हो। मतलब 1 2 3 लिख के देखिए, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे वहाँ से काउंट करिए जहाँ से ब्रांचिंग नियरर है। तो ब्रांचिंग नियरर है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आ रहा है सेकेंड पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ से काउंट करता तो ब्रांचिंग आती थर्ड पॉइंट पे, इसलिए मैंने ये फॉलो नहीं किया। नाउ 6 के लिए हमने क्या लिखा है? 6 में अगर इसका नाम लिखेंगे तो 6 के लिए लिख दिया सिंपली हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है एन, हेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन हो गया। नाउ अब देखिए मेन चेन से बाहर जो चेन है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेन चेन से बाहर जो चेन है वो है साइड चेन। मेन चेन से बाहर जो है उसको हम बोलते हैं साइड चेन। वैसे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, बट साइड चेन ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्राइक करता है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ साइड चेन। अब जो साइड चेन है वो प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मतलब नाम को ब्रेक करते हैं। प्रीफिक्स जो पहले फिक्स हो जाए, प्री बोर्ड जो बोर्ड से पहले हो। तो इसका मतलब हेक्सेन, अगर इसका नाम मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा इधर लिखते हैं। हेक्सेन, मुझे ये नाम हेक्सेन से पहले फिक्स करना है, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप 2 बार है, तो मैंने लिख दिया 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन।
नाउ नेक्स्ट, अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट्स को बहुत क्लियर करता है और यू विल बी अमेज्ड कि ये क्वेश्चन एनटीए ने भी पूछा है इन योर नीट एज वेल एज इन योर मेंस। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब अगर मैं इसे अपने नॉर्मल तरीके से काउंट करूंगा तो मैं कहूँगा मैंने तो बचपन से यही पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दो, तो 1 2 3, बट दिस इज रॉन्ग वे ऑफ काउंटिंग। ये काउंटिंग करने का एकदम गलत तरीका है। तो मैं आपको बोलूँगा आप क्या करोगे, ये याद रखिए, वी ऑलवेज प्रेफर, हम हमेशा सबसे पहले पाई बॉन्ड प्रेफर करते हैं। देन सर क्लोरीन पढ़ा था हमने तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रूल मिस कर गए। जिस फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता, जिन भी फंक्शनल ग्रुप का अगर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे तो उसको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनो, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। तो बताइए क्लोरीन का कोई सफिक्स होता है? सफिक्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। तो क्या ऐसे ही हेलोजन में क्लोरीन है, क्लोरीन का कोई सफिक्स है? नो। अगर इसका कोई सफिक्स नहीं है इसका मतलब हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ये 12th बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुन लो कि अगर हम कभी भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जिसका सफिक्स नहीं होता तो हमारे लिए वो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है और उसकी काउंटिंग हम करेंगे लाइक दिस 1 2 3 और उसका नाम क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में उसका नाम हो जाएगा 3-chloro prop 1-ene। क्या नाम हुआ उसका? 3-chloro prop 1-ene। तो रूल टेक अवे पॉइंट क्या है, मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो मतलब आपको अपने साथ ले जाना है? वी प्रेफर पाई बॉन्ड, हम प्रेफर करते हैं पाई बॉन्ड को किसके ऊपर? ओवर सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा टेक अवे पॉइंट क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जिनका हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स। लेट्स सी सम नेम्स। अगेन इसको मैंने एनसीईआरटी का स्लाइड इसलिए यहाँ रखा हुआ है बिकॉज यहाँ मैं आपको आयुपैक नेमिंग तो इजी है, ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हेलोजन सेम कार्बन से कनेक्टेड होता है तो वी यूज वर्ड जेम। अगर हेलोजन सेम कार्बन से कनेक्टेड होता है तो वी यूज वर्ड जेम। और अगर एडजेसेंट से कनेक्ट होता है, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, अगर एडजेसेंट कार्बन से कनेक्ट होता है देन वी यूज वर्ड विसिनल। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? विसिनल। तो अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वी कॉल इट एज जेमिनल एंड वी कॉल इट एज विसिनल। एक को हम जेमिनल बोलेंगे और एक को विसिनल। तो इसका नाम हो जाएगा जेम डाइहेलाइड, इट इज विसिनल डाइहेलाइड। नाउ यहाँ से एक चीज और भी समझ में आती है बिकॉज ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज नीट का क्वेश्चन है। तो देखिए एनसीईआरटी से नीट में कितना डिटेल में, मतलब अगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ एनसीईआरटी का टॉपिक तो इसके पीछे पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कितना अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया जाता है और कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए this vicinal dihalide is called as ethylene dichloride। vicinal dihalide को बोलते हैं ethylene dichloride एंड जेम को बोलते हैं ethylidene chloride। C it is ethylene, we are using word di here, यहाँ पे डाई वर्ड यूज कर रहे हैं, या हम डाई वर्ड यूज नहीं कर रहे, ethylidene वर्ड यूज कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये नीट में जस्ट ऐसे पूछा गया है कि व्हाट इज योर इथाइलिडीन क्लोराइड, या ये पूछा जाता है कि इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है। इट इज जेम
or it is vicinal, or it is allylic, or it is vinylic. तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए आयुबैक नेम एनसीईआरटी सीधे पूछा हुआ है, बेंजाइल एलाइल एनसीईआरटी सीधे पूछा हुआ है। तो व्हाट इज योर आंसर? अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप करेक्ट आंसर पिक करो तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इथाइलिडीन क्लोराइड इज जेमिनल। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है? जेमिनल है। नाउ अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हमने इस इमेज को, और ये आयुपैक एज वेल एज कॉमन नेम्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। एंड आई वांट टू लिस्ट, आई वांट टू मेक अ बॉक्स। ये क्वेश्चन मैंने बॉक्स में इसलिए बंद किया है बिकॉज ये भी आपका एनटीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब गलत करके आते हैं। ब्रोमीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, डायरेक्ट काउंट करते हैं 1 2 3 और यहीं पे गलती हो जाती है। तो मैं आपको बोलूँगा अगेन, डोंट एवर ट्राई टू मिस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मिस करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। एनसीईआरटी की एक लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कि हो सकता है कि नीट में क्वेश्चन पूछ लें क्लोरोफिनाइल मीथेन का आयुपैक नेम लिखिए या क्लोरोफिनाइल मीथेन का कॉमन नेम लिखिए। तो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज कॉमन नेम्स। आपका काम क्या है? कॉमन नेम से जाना एज वेल एज आयुपैक नेम से। नाउ ट्राई दिस आयुपैक नेम बिकॉज एनटीए ने मेंस में भी इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। और हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। ये ब्रांचिंग देख के लगता है कि क्वेश्चन इज वेरी टफ, बट अगेन अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो मेरे पास एक तरीका नंबर करने का 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब आपको जैसे मैंने पहले सिखाया, आप तो क्या सोचोगे कि हमेशा पाई बॉन्ड को प्रेफर करना है। वी शुड ऑलवेज प्रेफर पाई बॉन्ड। हम हमेशा किसको प्रेफर करेंगे? पाई बॉन्ड को। बिकॉज जो ब्रोमीन है वो फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज अ फंक्शनल ग्रुप विच हैज नो सफिक्स। हम इसका प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं ब्रोमो। दैट्स वाई हमने इसे इस तरीके से काउंट किया है और इसको प्रेफरेंस नहीं दिया। बार बार रिपीट करने का पर्पस है कि रूल आपके दिमाग में चला जाए। नाउ सर अब यहाँ से भी इधर से ही काउंट करें 1 2 3 4। तो अगेन 1 2 3 4 बिकॉज हम क्या करेंगे? वी ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दैट रूल कि जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं होता वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। और वी ऑलवेज प्रेफर पाई बॉन्ड। हम हमेशा पाई बॉन्ड को प्रेफर करते हैं ओवर सब्स्टिट्यूएंट। तो आयुपैक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो एनसीईआरटी ने कवर किया हुआ है। तो 1 2 3 4 आयुपैक नेमिंग आप प्लीज़ ट्राई करिए इसे, या फिर मैं इसे इसका आयुपैक नेम लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 मेन कार्बन में कितने बॉन्ड हैं? प्रिंसिपल चेन में 4, तो इट इज़ ब्यूट। और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इट्स नेम इज ब्यूट 1 इन। थर्ड पोजीशन पे साइड चेन है, साइड चेन है तो वो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब पहले लिखा जाएगा, तो इट्स नेम इज 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। तो मैं सबकी नंबरिंग कर देता हूँ और उसका आयुपैक नेम आई होप आप इजीली ट्राई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव अ वे टू ट्राई 1 2 3 4 5। अगेन मैंने वही किया है कि पाई बॉन्ड को प्रेफर किया है, बट अब मैं चेक करूँगा कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है पाई बॉन्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है? ब्रोमीन। अब अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में काउंट करूं तो अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में काउंट करूंगा तो 2 पे ब्रोमीन आएगा एंड 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो अगेन इसका हमारे लिए कोई एडवांटेज नहीं है, मतलब हमारे लिए बेस्ट रूल यही है। तो अब इसका नाम अगर हम लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं ऐसे रेड से पूरा इस तरीके से लिख देता हूँ। अब जो भी इसके अलावा दिख रहा है वो साइड चेन है, तो यू हैव ओनली 1 साइड चेन हियर, और वो साइड चेन है मिथाइल। वो साइड चेन क्या है हमारा? CH3 ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया? 5 कार्बन के लिए हमने लिख दिया पेंट। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन। अब सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन 2 है, एक ब्रोमीन और एक मिथाइल। किसको पहले लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल में
पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो इट्स नेम इज 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ को अगर हम देखें तो देखिए 1 2 3 4, देखिए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे। अब अगर मैं यहां से काउंट करता 1 2 3 4, तब भी डबल बॉन्ड कहां से आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। जब भी ऐसा हो, कहीं से भी काउंट करें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि साइड चेन को लेस नंबर मिले। हम क्या कोशिश करेंगे, साइड चेन को लेस नंबर मिले। तो कौन सा वे सही है काउंटिंग का ऐसे केस में, इन दिस केस करेक्ट वे ऑफ काउंटिंग इज काउंटिंग फ्रॉम हेलोजन साइड, बिकॉज डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो 4 के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ब्यूट, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है 2 इन, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन। अब सब्स्टिट्यूएंट एक ब्रोमीन और एक मिथाइल है, पहले किसे लिखेंगे, ब्रोमीन, बिकॉज बी अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, एम अल्फाबेटिकल बी के बाद आता है, तो इट्स नेम इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सेम वे फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं, तो 1 2 3 4। आई होप आप समझ रहे हो कि अब मेरे को यहाँ से काउंट करना है। ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये करके क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब बच्चे के सामने फर्स्ट आता है तो कई बार वो इसको क्रैम कर लेता है और वो सोचता है कि हमेशा काउंटिंग यहाँ से करनी है, और जब फिफ्थ आता है तो वो सोचता है सर यहाँ तो ऐसे हुआ था, यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। ये बच्चा पूछता है मेरे से कि सर इधर तो आपने इधर से काउंट किया, इधर से ऐसे कर रहे हो तो गलत बात है। तो मैं उसे बोलता हूँ बेटा यहाँ पे देखो, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में काउंट करते तो डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिलती, जबकि पहले वाले ऑर्डर से सेकंड मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहीं से भी काउंटिंग करोगे, डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो क्यों ना ब्रोमीन को भी खुश कर दें, मतलब ब्रोमीन को भी फर्स्ट रैंक लोअर पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए इसको मैंने काउंट किया 1 2 3 4। अब आप आयुपैक नेम ट्राई कर सकते हैं। सेम वे यहाँ भी, अब इधर अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3, इधर डबल बॉन्ड को किस तरफ से काउंट करना होगा, डेफिनेटली इसको इधर से काउंट करना होगा, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी, लेकिन हमें हमेशा पाई बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो ये आयुपैक नेम डिस्कस करने का पर्पस मेरा बस इतना है, बिकॉज मेंस और नीट दोनों ने क्वेश्चन पूछा है, इवन सेम क्वेश्चन इसमें से उठा के पूछा है। तो अगेन आयुपैक नेमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप बिल्कुल मिस नहीं करिए, बिकॉज आयुपैक नेमिंग का क्वेश्चन एडवांस में भी हर साल पूछा ही जा रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा फोकस ऑन आयुपैक नेम। तो अभी मैंने थोड़े से रूल कवर किए, और 11th या एक अलग आयुपैक के सेपरेट वीडियो में आप अपना आयुपैक नेमिंग देख सकते हैं। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के तरीके पढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाएगा, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट 5 टाइम्स इसे लिख के देखिए, क्योंकि समझने के साथ साथ लर्न होना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने की वजह से मेरा सजेशन है कि रिएक्शंस को लिख के देखिए, एंड रिएक्शंस आर वेरी इजी, मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, पहला तरीका है हम एल्कोहल से बना रहे हैं। हाउ, हम एल्कोहल पे ऐड करेंगे ROH, इस पे हम ऐड करेंगे कॉन्क HCl। एल्कोहल पे कॉन्क HCl डालेंगे, वी गेट RCl प्लस H2O। क्या मिलेगा हमें, RCl प्लस H2O। नाउ अब एग्जाम्पल लिखते हैं, लाइक CH3CH2OH इथेनॉल, इथेनॉल पे हमने कॉन्क HCl ऐड किया है, इथेनॉल पे कॉन्क HCl ऐड किया, और जैसे ही इस पे हमने ऐड किया वी गेट इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl प्लस H2O। जब हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं तो NCERT में लाइन लिखी है, यूज एनहाइड्रस ZnCl2, आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करिए, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी एल्कोहल से अगर प्राइमरी एल्कोहल से OH ग्रुप जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड
प्राइमरी कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल। प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या है? अनस्टेबल है। तो आप इसे यहाँ पे याद करिए, लर्न स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे SN1 SN2 में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन इज, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फॉर योर बोर्ड पर्पज अगर आपको इतना याद है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सफिशिएंट है। बट अगर आपसे पूछा गया है, कंपटीशन तक भी जाते हैं थोड़ा सा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा कौन हो गया? बेंजाइल हो गया। उसके बाद कौन हो गया? एलाइल, CH2CH, CH2Cl। तो Cl को हटा देते हैं बिकॉज हम कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं, तो CH2 प्लस एंड अगेन इट इज CH2 प्लस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। इसे अभी याद कर लीजिए, डिटेल में हम थोड़ी देर बाद जाएंगे इसमें। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल, इसलिए एक कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे है। नाउ और अब इस रिएक्शन, इससे मिलती जुलती कुछ रिएक्शंस लिखते हैं हम यहाँ पे। तो जस्ट राइट सम रिएक्शंस, तो ट्राई टू फिनिश इट। CH3 CH, CH3 OH, इस पे हमने क्या ऐड किया? कॉन्क HCl। देन ट्राई नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 CH, CH3 OH, इस पे हमने ऐड किया है कॉन्क HBr या सिंपली HBr। तो इनके साथ रिएक्शन होगी तो आप सीधे क्या करेंगे? OH को हटा के Cl लगा देंगे। CH3 CH, CH3, यहाँ पे क्या आ गया हमारा? Cl प्लस H2O। इधर भी क्या होगा? CH3 CH, CH3 Br प्लस H2। एवरी टाइम ये प्रोडक्ट बनेगा। नाउ इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं हम कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अगर हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है HCl एंड HBr इज एसिड। HBr इज एसिड। HBr क्या है हमारा? एसिड है। तो HBr एसिड है तो डेफिनेटली एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स इट विल लूज H पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव लूज होगा। तो एवरी टाइम अगर अल्कोहल होता है तो उसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन। क्या होगा पहला स्टेप? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है? प्रोटोन, व्हाट इज प्रोटोन? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके अंदर क्या बचेगा? प्रोटोन। तो प्रोटोन को H प्लस से डोनोट किया। एडिशन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का जो एडिशन होता है वी कॉल इट एज प्रोटोनेशन। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। तो अगेन यू कैन से इट इज नथिंग बट बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल का बेसिक नेचर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए। H प्लस के पास ऑर्बिटल खाली है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक एरो शो करेंगे कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर रहा है। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करता है, इसलिए अगर आपने ये वाला एरो लगाया तो इट इज़ इनकरेक्ट। आप H प्लस का अटैक दिखाएंगे तो वो गलत है, बिकॉज एरो कभी भी अटैक नहीं दिखाता है, एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। नाउ तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? CH3 CH, CH3 OH2 प्लस। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। जहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हम उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब ऑक्सीजन क्या है? पावरफुल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज को मैं कहता हूँ याद करिए फोन वर्ड से, FON। फोन की स्पेलिंग क्या है? FON। फोन की स्पेलिंग है FON। फोन है तो कॉल भी है, फोन कॉल। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन,
यानी ऑक्सीजन सेकंड पावरफुल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अगर उस पावरफुल एलिमेंट से किसी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये ऑक्सीजन की इंसल्ट है। इतने पावरफुल इंसान से एक छोटे से इंसान ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब क्योंकि उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, उसके ऊपर बदनामी का दाग आ जाएगा पॉजिटिव, जिसकी वजह से बहुत दुखी हो जाएगा और वो चाहेगा कि कितनी जल्दी वो इसको हटा सके, क्योंकि उसके ऊपर ये चार्ज आने की वजह से वो दुखी है। इसलिए हम लिख देते हैं दुखी कंपाउंड को या दुखी स्पीशी को, या केमिस्ट्री में दुखी आत्मा को अनस्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेबल। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फेमस था इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, उस पर पॉजिटिव आ गया, वो दुखी हो गया, और केमिस्ट्री में दुखी आत्मा को बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। अब तुरंत ये चाहेगा कि इसके ऊपर से ये दाग हट जाए, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ N से नेगेटिव N से न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव N से न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशी होगी। HBr ने नेगेटिव स्पीशी क्या लूज किया था? Br माइनस। देखें जरा, ब्रोमीन था या Cl था? HBr था। तो आई एम डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो HBr था, तो जो नेगेटिव स्पीशी है N से नेगेटिव N से न्यूक्लियोफाइल, ये वो है Br माइनस। क्या है वो? Br माइनस है। तो अब क्या होने वाला है? CH3CH CH3OH2 प्लस। नाउ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज समवट मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे Br माइनस का अटैक होगा। अभी मैं SN1 SN2 नहीं लिख रहा, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी में मैं इसका डिस्कशन करूंगा, इसलिए मैं सिंपली SN लिख रहा हूँ। अब आप सोचोगे सर आप बताओ इट इज SN1 और SN2 जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी मिक्सिंग हो जाएगी। अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। अल्कोहल से तो जस्ट प्रिपरेशन पे स्टिक रहते हैं, बाकी SN1 SN2 डिटेल में पढ़ लेंगे जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी बस लिख लो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा? ब्रोमीन का अटैक। तो देखो आप बोलोगे सर H+ के अटैक पे तो एरो नहीं बनाया था ऐसा, क्योंकि मैंने बोला है वी ऑलवेज शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शो कर रहा है, ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, और ये जो अनस्टेबल था, ये जो दुखी आत्मा थी, ये अब सुखी हो गई। तो अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत इस पे अटैक हुआ एंड वी गेट CH3Br plus H2O with the release of water and we get alkyl halide। और रिपीटिशन के लिए ताकि याद हो जाए, अगर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल के बाद कोई ग्रुप कनेक्ट होता है तो वी यूज वर्ड आइसो। कॉमन नेम में सारे कार्बन जोड़ते हैं, 3 कार्बन है तो इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन थी जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे थे क्या? एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जस्ट सेम वे अगर हम CH3CH2OH इस पे हमने HI ऐड कर दिया। अब आप फटाफट इसका आंसर लिख लो, वाटर निकालिए, H2O। मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो सीधे लिख सकते हैं OH को हटाया, I को लगाया। OH को किसके साथ लगा दिया? वाटर के साथ। किसके साथ लगा दिया? वाटर के साथ। नाउ HCl, HBr, HI ये एसिड है और ये थोड़े कोरोसिव भी होते हैं, तो प्रैक्टिकली इन्हें कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वी कैन यूज सम इनडायरेक्ट रिएक्शंस। हम सब कुछ इनडायरेक्ट रिएक्शंस यूज करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन नीट में आया है, मेंस में भी नहीं पूछा है, बट ये जो हम इनडायरेक्ट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं ये नीट में पूछा गया। तो इनडायरेक्टली कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग एसिड्स। हम एसिड्स को प्रिपेयर करेंगे। एसिड्स कौन से? HCl, HBr एंड HI। वी आर प्रिपेयरिंग इट इनडायरेक्टली। हाउ? वी आर रिएक्टिंग NaCl विद H2SO4। NaCl को H2SO4 से हमने क्या किया है? रिएक्ट किया है। तो
तो जब NaCl H2SO4 से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बीच में बनता है HCl प्लस Na2SO4। क्या बनता है? HCl प्लस Na2SO4। अगर हम NaBr ऐड करेंगे और H2SO4 ऐड डालेंगे तो वी विल गेट HBr प्लस Na2SO4। नाउ अगर हम NaI ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें? HI प्लस Na2SO4। ये रिएक्शंस हम समझते हैं। बट जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखा तुरंत आपको कुछ बात याद रखनी है। ये हाईली फेवर्ड है, ये पुअर यील्ड होता है इसमें HI का, पुअर यील्ड ऑफ HI नहीं HBr, और ये रिएक्शन होती ही नहीं है, ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होती है। अब यहाँ पे फिर बोलोगे सर आप याद ही करवाते जा रहे हो, समझा कह रहे हो? तो देखो मैं किसी भी चीज़ को याद करने का साथ में तरीका भी समझाता जा रहा हूँ आपको। आपको कभी भी कोई एलिमेंट दिखे तो आप उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचिए। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिखता है तो आप क्या सोचेंगे? उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जो जनरली इक्वल होती है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर आप सोचेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6, बिकॉज सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। फिर आपको याद रखना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इस बात को समझते हैं, रेडॉक्स में समझते हैं, पी ब्लॉक में समझेंगे। अगर एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अगर एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैक्सिमम तो पहली वर्ड यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी सल्फर की कैपेसिटी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। अब इसके बाद वो कभी भी लूज नहीं करेगा, मतलब सल्फर अगर कभी भी +6 में है तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर देगा? गेन। तो इफ एलिमेंट इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट स्टार्ट एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो तुरंत किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और तो H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब अगर वो ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी एलिमेंट को तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा। नाउ तो ये NCERT क्वेश्चन है, एज वेल एज नीट में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि वाई, मैं इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि वाई अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं NaI + H2SO4 से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम क्या सोचेंगे? ROH प्लस NaI और H2SO4 क्या बनाएंगे? HI। इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या देगा? RI प्लस H2O। ये हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सेम वे फिर हमने एक और ऑब्जर्व की एक रिएक्शन, तो वो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिएक्शन क्या है। तो लेट्स से हमने एक रिएक्शन लिखा है CH3CH2OH, उस पर हमने एरो पर डाला है NaCl + H2SO4। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? देखिए CH3CH2Cl क्या बन रहा है? CH3CH2Cl। तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो रिएक्शन हुई है ये कैसी हुई है? ये बिल्कुल रिएक्शन हुई है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, इस टाइप की रिएक्शन कॉन्क HCl वाली।
फर्स्ट के तरह ही रिएक्शन हुआ है, क्योंकि जो HCl बना है उसने ये वाला रिएक्शन शो किया है, वाटर एलिमिनेट किया है और Cl लग गया। तो देखो, तो आते हैं वापस इस पे। तो कैसे क्या हुआ, पहले NaCl H2SO4 से रिएक्ट करता है और बनाता है HCl इन बिटवीन द रिएक्शन, इन बिटवीन रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में बनाता है। किसके बीच में बनाता है ये? रिएक्शन के बीच में, जिसके लिए हम वर्ड लिखते हैं इन C2 ऑफ रिएक्शन। इन बिटवीन, अगेन मैंने बोला केमिस्ट्री में थोड़े लैटिन वर्ड हैं, थोड़ा सिंपल अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का यूज किया गया है इसमें, तो इन बिटवीन की जगह वर्ड यूज किया है इन C2। इन C2 या इन बिटवीन का सेम मीनिंग है। तो NaCl plus H2SO4 gives you HCl in between the reaction, and this HCl react with alcohol to form alkyl halide। क्या बना रहा है ये? alkyl halide बना रहा है। बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूँगा, ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखो ऐसा क्यों नहीं हुआ। आंसर क्या है? बिकॉज, क्या रीज़न है इसका? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या हुआ? इट ऑक्सीडाइजेज I नेगेटिव इनटू, इसने क्या किया, आयोडाइड आयन को इट ऑक्सीडाइजेज I नेगेटिव और आयोडाइड आयन इनटू, इसको ऑक्सीडाइज किया किसमें? आयोडीन गैस में। अब जब आयोडीन गैस में चेंज कर दिया तो HI बना ही नहीं। क्या हुआ? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखो, जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या हुआ? HI हमारा बना ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट नो HI फॉर्म एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई HI नहीं बना और कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। तो क्वेश्चन है कि अल्कोहल को हम NaH2SO4 से क्यों नहीं बना सकते हैं? वाई? तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। नाउ आगे चलते हैं। तो अभी हमने जो पहली रिएक्शन पढ़ी वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ, अब हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहे हैं? PCl5। अगेन मैकेनिज्म हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम बस रिएक्शन लिख लेते हैं कि ROH को अगर हम PCl5 से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर किसी बच्चे को एंग्जाइटी है कि सर मैकेनिज्म का नाम तो कम से कम बता दो, SN2 मैकेनिज्म होगा, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक साथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आपको खुद नहीं समझ आएगा सर ने क्या पढ़ाया है और क्या छोड़ा है। तो मैं चाहता हूँ अभी जब मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तक ही तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखूँ। तो अभी आप सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की ही रिएक्शन देखिए, मैकेनिज्म मैं जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा तो उधर एक्सप्लेन कर दूँगा। क्योंकि देखो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल आपस में रिलेटेड है, तो अगर बहुत सारी चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा और अल्कोहल में कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो अल्काइल हैलाइड इतना बड़ा चैप्टर हो जाएगा। आप सोचोगे सर इसमें इतना टाइम लगा दिया, अब तो ऑर्गेनिक ही छोड़ देते हैं हम। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में इतना टाइम लगा रहे हो सर, अल्कोहल तो हमसे ख़त्म नहीं होगा, फिर जब इतना ही बड़ा होगा तो इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो आप देखो, अगर मैं इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो क्या मैंने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर दिया? तो बस ये है
अगर मैं किसी चीज़ का यहाँ डिस्कस करता हूँ तो आगे वाला चैप्टर छोटा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अल्काइल हैलाइड में सर ने 50 लेक्चर लगा दिए हैं, 20 लेक्चर लगा दिए हैं, तो अल्कोहल में भी 20 लगाएंगे, 20 पंजे 100, ऑर्गेनिक छोड़ देने में ही समझदारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है तुमको। तो अल्कोहल को जब PCl5 से रिएक्ट किया तो SN2 मैकेनिज्म RCl, और कैसे मैकेनिज्म है बाद में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक आधा रिएक्शन भी लिख के प्रोडक्ट इसका चेक कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म इज SN2। नाउ थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तीसरी केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। अब हमने अल्कोहल को किससे रिएक्ट किया? PCl3 से रिएक्ट कर रहे हैं। अगेन मैं आपको मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा लर्निंग पार्ट आ रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ घर जाते ही कम से कम 5 बार लिख के देखो इसे, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। देखो अगर 7 डेज का खाना एक दिन में खा लोगे तो सेहत नहीं बनने वाली है, ठीक है? रूटीन में खाओगे तभी हेल्थ बनेगी। सेम वे आप रेगुलर 5-5 बार लिख के देखोगे 5 रिएक्शन को, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। इससे तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा, एक दिन पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा जब भी आप एक लेक्चर देखो तुरंत उसकी रिएक्शंस को 5 टाइम्स जरूर लिख के देखिए, क्योंकि आप कुछ भी याद करते हो तो लिख के तो देखते ही हो। तो मैं इनडायरेक्टली आपसे लिखने के लिए नहीं, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अल्कोहल पे PCl3 डाला, वी गेट RCl प्लस, RCl कनेक्ट हो गया, 3 मॉलिक्यूल कनेक्ट होते हैं इसके, और जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है। तो वी गेट RCl प्लस H3PO3। तो दिस इज, ये आपका थर्ड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन नंबर 4, and this reaction number 4 is again very important for your NCERT, and आप previous year question में भी पूछा हुआ है as well as your mains में भी पूछा गया है। और वो कैसे पूछा गया है? by name reaction, या तो नेम से पूछा गया है डार्जन्स प्रोसेस, या फिर उसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, या फिर अनदर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, और कैसे पूछा है? बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आपको याद रखना है बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके पास बिल्कुल टाइम ना मिले तो इस रिएक्शन को तो लिखने का टाइम आपको हर हाल में मिलना चाहिए, और ये आपको रिएक्शन हर हाल में याद होनी चाहिए। तो सर ये 4th रिएक्शन क्या है? दिस इज रिएक्शन विद SOCl2। What is your SOCl2? SOCl2 क्या होता है? It is thionyl chloride। क्या होगा ये? thionyl chloride होगा। तो रिएक्शन विद SOCl2, लेट्स राइट दिस रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो पहले जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, R CH2OH लिख देते हैं, वैसे ROH से भी काम चल जाता, प्लस SOCl2। ध्यान से देखो मैकेनिज्म SNI होगा। SNI इतना ही याद रखो, बिकॉज कभी भी नीट ने नहीं पूछा है राइट मैकेनिज्म ऑफ SNI, उन्होंने हमेशा ही पूछा कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप इतना भी याद रख रहे हैं तो मेंस और नीट तक आपका काम खत्म हो जाता है। तो बस इतना याद रखिए, डार्जन्स प्रोसेस SNI शो कर रहा है, अल्कोहल SOCl2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? RCl प्लस क्या बना रहा है? SO2 विच इज अ गैस है तो स्केप आउट हो जाएगी। अप एरो शो कर रहा है कि गैस निकल गई। HCl के साथ कहीं भी अप एरो लिखा है तो इसका मतलब वो गैस है, वो स्केप आउट हो गया। आप देखो वैसल में प्रोडक्ट वाले केस में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? एल्काइल हैलाइड रह जाएगा, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? स्केप आउट हो जाएंगे। इसीलिए ये बेस्ट मेथड है, दैट्स व्हाई इट इज योर बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई इट इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्यों है बेस्ट मेथड एल्काइल हैलाइड का, तो आप लिखोगे बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स बीइंग गैसेस, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? गैसेस हैं। वो क्या हो जाते हैं? स्केप आउट, वो बाहर चले जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, स्केप आउट लीविंग
प्योर एल्काइल हैलाइड बिहाइंड। तो देखिए अगेन कई बार क्या होता है ना कि ये बड़ा कॉमन मिथ है मार्केट में कि एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक नहीं आती है। भाई आप एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक को समझते ही नहीं हो ढंग से, इसलिए लगता है कि एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक आ नहीं रही है। आप देखिए मैंने आयुपेक नेम से यहाँ तक 4-5 क्वेश्चन आपको मेंस और नीट के एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक से दिखा दिए। तो आप इसी तरीके से अभी आगे देखते जाएंगे मेरे साथ कि एनसीईआरटी को अगर हम ढंग से उसकी लाइन का मतलब समझें, रिएक्शन को समझें, तो हम कितने ज़्यादा क्वेश्चंस नीट और मेंस में बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ कर सकते हैं।